ये सिर्फ 2 केसेस थे, और एक कलकत्ता के हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने मांगी थी, जब नहीं हुई, जब वो रिटायर हुए तब जाके रेड हुआ, क्योंकि तब तक से पहले आपके पास इजाजत ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या जुडिशरी में करप्शन है कि नहीं? आप नहीं कह रहे, खुद कहते हैं चीफ जस्टिस टाइम टू टाइम, कई बार वो परसेंटेज बोलते हैं तो 20% ऑफ जुडिशरी इज करप्ट, क्योंकि कई बार चीफ जस्टिस जब सेमिनार्स में जाते हैं वो खुद बोलते हैं, लेकिन उनका अभी तक क्या रहा? उनके इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं होती रही, इंपीचमेंट तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए। सरकार ने इनको अलग रख दिया, लोकपाल में ये नहीं मेंशन, और सरकार के साथ जब कमेटी की मीटिंग्स हुई अरविंद और शांति भूषण और अन्ना की, उन्होंने कहा इनको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में ले आएंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल करप्शन पर नहीं है, वो सिर्फ मिसबिहेवियर पर। पहली बात तो वो उन्होंने बिल भी बड़ा घटिया ड्राफ्ट किया, उसमें करप्शन नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर करप्शन का है तो 3 हाई कोर्ट के जजेस, जिस मान लीजिए मैं एक हाई कोर्ट की जज हूं, मेरे खिलाफ करप्शन का एलिगेशन है, चीफ जस्टिस 3 हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर देंगे मेरे खिलाफ करने के लिए, जो कि वही मेरे साथी हैं। दीज आर माय ब्रदर जजेस, सो माय ब्रदर जजेस विल लुक इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट मी। सो हमने उनको कहा ये तो इंटरनल मामला ही हो गया, और साथ में उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई, जो कि ये रिपोर्ट ओवरसाइट कमेटी को जाएगी। ओवरसाइट कमेटी में आधे जजेस हैं और आधे बाहर के लोग हैं। हमने कहा कि जो ओवरसाइट कमेटी है ये वही तो है जो जैसे लोकपाल है, और बल्कि आपके ब्रदर जजेस, 3 ब्रदर जजेस आपकी इंक्वायरी करें। ये लोकपाल में 4 जजेस हैं, क्योंकि ये जो लोकपाल की जो टीम है उसमें 2 पॉलिटिशियंस हैं, 4 जजेस हैं, 3 सिविल सोसाइटी के लोग हैं या रिटायर्ड हैं या CEC हैं, अच्छे लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। इनमें से बेंच ऑफ 7 मेंबर बेंच इसको देखेगा, जिसमें से ज्यादा जजेस हैं लेकिन आपके ब्रदर जजेस नहीं है। पहले वो बेंच देखेगा, अगर जज की कोई कंप्लेंट आती है तो बेंच देखेगा और फैसला करेगा कि इसके ऊपर FIR बनती है कि नहीं, और अगर बनती है तो बनाएंगे, नहीं तो बल्कि जो अगर झूठ कंप्लेंट करने वाला है उसको सजा देंगे। ये बेटर है कि आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल बेटर है, और अगर फिर भी है तो आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को भी इसी तरीके से ड्राफ्ट करो और लोकपाल के साथ लाओ, ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि जजेस के खिलाफ भी एक कानून आया जो कि साथ साथ लोकपाल के जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाया। हमने यहां तक ऑप्शन दे दी कि अगर आप नहीं चाहते कि लोकपाल में आना तो चलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जुडिशरी कम से कम इसके अधीन तो है, आम आदमी को चैन तो मिले कि हाँ जजेस भी बीच में आए। वो उन्होंने कहा नहीं, वो जब आएगा तब देखी जाएगी। तो हमने कहा अच्छा जब वो आएगा तब देखी जाएगी, तब तक आप दे दीजिए, जब कानून ले आओगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल तब ले जाना। वो भी नहीं मंजूर। इसीलिए प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि ये तो PM को भी लेना चाहते हैं, ये सारे अफसरों को भी लेना चाहते हैं, ये जजेस को भी लेना चाहते हैं, ये MPO को भी लेना चाहते हैं। अब मुझे बताओ क्या लेना चाहते हैं? कौन से तानाशाह बन रहा है जन लोकपाल में? क्यों मांग रहा है ये जन लोकपाल में? करप्शन की बात ही तो कर रहा है, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि CBI क्यों रख रहे हो आप अपने पास, वो भी वापस दो। उल्टा आप कह रहे हो कि सारे NGOs आ जाएं लेकिन बाकी लोग नहीं आए। सो यही हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत सारे आ रहे हैं, जो कि आमतौर पर प्रोपेगेंडा बन के आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं या आम आदमी को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये कौन क्या बन रहा है। अब और बताइए, अब ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबल किसको होंगे? अगर इतनी पावर इनको ले ली, ये सभी को तफ्तीश करने लग जाएंगे, तो किसको अकाउंटेबल होंगे? सरकारी बिल में अकाउंटेबिलिटी क्या है? सरकारी बिल में लिखा है हमारी सरकार को ही अकाउंटेबल। अगर लोकपाल वाला, मैं लोकपाल हूं जो कि घटिया हो गई, तो मुझे सरकार ही फैसला करेगी, मुझे मेरे पर ट्रायल होना चाहिए, मेरे पर एक्शन होना चाहिए। हमने क्या लिखा? नहीं, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी कोई भी शिकायत कर सकता है कि ये घटिया लोकपाल है, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट 2-3 हफ्ते या 3 महीने में एक इंक्वायरी बैठाएगी और फैसला करेगी इसको रखना चाहिए कि नहीं। कौन सा दोनों में से बेटर है? यही तो मांगा है। अकाउंटेबिलिटी हमने ज्यादा मांगी। हमने कहा आम आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सके और लोकपाल के खिलाफ शिकायत कर सके। हाँ, अगर कोई झूठी करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी, उसके लिए भी प्रावधान है कि झूठी करेगी तो सजा होगी,
सच्ची होगी तो सीधा तुमको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग मिलेगी। लेकिन सरकार का कहना है नहीं, हम ही अपॉइंट करेंगे, हम ही अपॉइंट करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे इसको, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। तो साथ में हमने ये भी कहा कि जो भी काम लोकपाल करेगी वो पार्लियामेंट्री कमेटी के टेबल पे रिपोर्ट लिखेगी, रिपोर्ट देगी, ताकि सारी पार्लियामेंट उसको देखे कि उनका लोकपाल क्या कर रहा है। पार्लियामेंट की हम उसको पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस कायदे की निगरानी रखें। ये कौन कह रहा है कि हम पार्लियामेंटेरियंस को परे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारी लोकपाल की रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पे होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट्री कमेटी उसको देखे। उनकी सरकार में ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो वही बिंदु खत्म हो जाता है जहां वो कहते हैं हम फैसला करेंगे, प्रेसिडेंट अगर रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को तब होगा, नहीं तो नहीं। और साथ साथ जो केसेस कंप्लीट हो जाते हैं वो टाइम बाउंड तरीके से, हमने कहा है वो वेबसाइट पे भी आएंगे, ताकि आम आदमी देख सके और राइट टू इंफॉर्मेशन रख सके कि कौन सी डिसीजन हमने करना है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, एक तो ये अंदर आया, एक और प्रोसीजर। मान लीजिए मैं सरकारी बिल के अनुसार इंक्वायरी करती हूँ या इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, तो अब इसका तमाशा सुनो क्या है। मान लीजिए मेरे खिलाफ एलिगेशन और मायंक लोकपाल है, मुझे मायंक बुलाता है, मायंक के पास इंक्वायरी आई, मायंक ने उसकी इंक्वायरी की, उसमें अनिवार्य प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कि सीबीआई भी करती आई, तो इंक्वायरी की, इंक्वायरी देखा कि लगता है इसने बेईमानी की है, ये बड़ा सबूत भी लगता है और बड़े रिलायबल केसेस से आया है, ये मुझे बुलाएगा, मैं इसके सामने पेश होंगी, मैं अपनी कहूँगी जो भी करना है, ये इंक्वायरी करेगी, बाकी भी मायंक इंक्वायरी करेगा और तय में पहुंचेगा कि वाकई मेरे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन लेके अगर सीबीआई है तो सीबीआई क्या करता है, एफआईआर दर्ज करता है, एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू करता है, या लगा रहता है कि मैं पता करता रहूं ताकि मैं जब एफआईआर दर्ज करूं मैं ठीक से करूं। सीबीआई ये करता है। ये क्या कहते हैं, नहीं, इंक्वायरी करो, मुझे बुलाओ और मुझे पूछो तुमको क्या कहना है, तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी इनोसेंस के, मैं आपको क्यों बताऊंगी। अगर मैं अपना सबूत पहले ही दे दूंगी आपको तो मैं अपना बाद में बचाव कैसे करूंगी, मैं सेल्फ इंक्रिमिनेट क्यों करूंगी, मैं क्या करूंगी, कचहरी जाऊंगी और स्टे ऑर्डर लाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये मुझे क्या करने वाले हैं, इनके पास क्या, क्योंकि मेरे पास हो गया राइट टू हियर। उसके बाद सुनिए, खत्म नहीं हुआ, सरकारी बिल में इंक्वायरी हो गई, फिर मान लो मैंने एफआईआर दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली, मुझे फिर बुलाया जाएगा, अब तुमको क्या कहना जी, अब तुम्हारे खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करें, मैं कहूंगी मैं तो इनोसेंट हूं, तो मुझे आप हर स्टेज पे एक एक्यूज को बार बार मौका दे रहे हो जब जरूरत नहीं। पहली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कि सीबीआई करती है, इंक्वायरी करती है, उसके बाद एफआईआर करती है, एफआईआर करके बाद इंटेरोगेशन करती है, कस्टडी लेती है मेरी, फिर वो मेरे खिलाफ एविडेंस बनाती है और फिर कोर्ट में जाके दाखिल करती है इसके खिलाफ केस बनता है कि नहीं, ना कि मुझे बार बार मौका दे रहा है, पहले इंक्वायरी में भी, फिर उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन में भी, फिर मुझे चार्जशीट में भी। इतना उन्होंने प्रोसेस सीआरपीसी के खिलाफ कर दिया। इसका मतलब लोकपाल जब तफ्तीश करने लगेगा सरकारी प्रोसीजर के अनुसार, आप भूल जाओ कोई भी चार्जशीट होगा, और आप सिर्फ अखबारों में यही पढ़ते रहोगे तकरीबन कि लोकपाल कुछ तय पे नहीं पहुंचा, यहाँ लिटिगेशन से स्टे ऑर्डर मिलते जाएंगे। कैसा सिस्टम चाहोगे आप, सीबीआई वाला कि ये नया सिस्टम? ओके, नया सिस्टम में क्या है बेटर, आपके खिलाफ अगर एलिगेशन होगा आप बताओगे, अपना पते खोलोगे, आप तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो जाओगे, आप नहीं दोगे, आप कहोगे अगर आपने केस, आप वही बताओगे जो आपके, लेकिन मेरे खिलाफ, मेरे पास जो भी आपके खिलाफ एविडेंस है मैं तो बताऊंगी आपको, तो फिर आप क्या करोगे, आपको वो एक एक्यूज को बार बार मोर देन जस्टिफाइड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। That means this is more in favor of the accused. I would urge you, read this procedure. This is violative of the criminal procedure code procedure completely. और ये struck down हो जाएगा, जब ये कानून बनेगा ये struck down हो जाएगा। और बाकी की बातें और बताते, और क्या क्या अंतर है?
लोकपाल के खिलाफ अगर कोई शिकायत है ग्राउंड लेवल पे, तो हमने ये भी बोला है कि इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होगी और इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भी एक आदमी जा सकता है, जबकि कि सरकारी प्रोसीजर में ये भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब आई सिलेक्शन की। सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर सही लोग ना आए तो ज़्यादा खतरा हो जाएगा, और इसलिए सही लोग आने जन लोकपाल बिल में और सरकारी बिल में बहुत फर्क है। सरकारी बिल में ये है कि आपकी एक मेन बॉडी बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के स्पीकर, ऑपोजिशन के दोनों पार्टी, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के लीडर्स, उनके भी ऑपोजिशन के लीडर्स, सो 6 पॉलिटिशियंस, इनके 6 पॉलिटिशियंस, 2 जजेस और 2 सरकारी आदमी, कैबिनेट सेक्रेटरी, और एक इन्होंने कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का रखा है। ये है सरकारी मेन सिलेक्शन कमेटी। सरकारी पॉलिटिशियन 6, 2 जजेस और साथ में इन्होंने रखे 2 सरकारी सर्विंग ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी और कोई एक आदमी एजुकेशन का। हमने क्या रखे? 2 पॉलिटिशियंस, 4 जजेस और जो लोग इंडिपेंडेंट ओहदे के हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्विंग, चीफ अकाउंटेंट जनरल सर्विंग और सीईसी सर्विंग। जितने ये 2-3 इंडिपेंडेंट है, सीएजी, सीईसी और एक और इंडिपेंडेंट, इनको सीडीसी, करेक्ट, इन तीनों को हमने रखा ताकि इनकी बॉडी एक इंडिपेंडेंट लोगों की बने और पॉलिटिशियन लोग, दैट मींस इट्स अ मिक्स्ड बॉडी। 4 जजेस, 2 पॉलिटिशियंस, 3 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, उधर 6 पॉलिटिशियंस, 2 जजेस एंड सर्विंग कैबिनेट। ये लोग सरकार का ये है कि ये वाला ढांचा सिलेक्ट करेगी 11 लोकपाल को। अब कैसे सिलेक्ट करेगी? सरकार ने कहा है कि हम सर्च कमेटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कोई प्रोसेस नहीं लिखा। हमने कहा ये जो 11 लोकपाल है ये एक सर्च कमेटी के थ्रू होंगे। जैसे कई बार वाइस चांसलर की सर्च कमेटी होती है, सर्च के लिए वो लोग ढूंढते हैं मेरिट पे लोग, अगर कायदे से काम करें तो अच्छे लोग मिलते हैं, ना कायदे से काम करें तो अलग बात। लेकिन इसके लिए ये जो 5 मेंबर सर्च कमेटी की कौन होंगे? रिटायर्ड सीईसी, रिटायर्ड सीएसी, रिटायर्ड सीईसी, और साथ में इनके 5 लोग कोई और मिलेंगे जो कि सिविल सोसाइटी के कोऑप्ट करेंगे, कोई बुद्धिजीवी, कोई अच्छा लॉयर, कोई अच्छा प्रोफेसर, कोई अच्छा वाइस चांसलर। ये इंडिपेंडेंट लोग 5 इंडिपेंडेंट लोगों को शामिल करेंगे। ये 10 मेंबर की बॉडी होगी। ये 10 मेंबर की बॉडी लोगों से नॉमिनेशन बुलवाएगी कि आप किसको चाहते हो लोकपाल मेंबर बना। कोई अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकता है और लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करते करते छांटते छांटते ये 11 मेंबर के बदले ये 33 नेम्स इस मेन सिलेक्शन बॉडी को देंगे कि 33 में से आप कोई भी 11 सिलेक्ट कर लीजिए। उनके लिए सारा खुला है। इधर सर्च कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी की अधीन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन सर्च कमेटी है जो कि 33 लोगों, इसका मतलब है सोशल एक्टिविस्ट भी आ सकते हैं, एकेडमिक्स भी आ सकते हैं, सिविल सोसाइटी सिलेक्शन में भी जुड़ी और अपॉइंट लोकपाल मेंबर बनने में भी जुड़ी। सरकारी बिल में क्योंकि पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है, हो सकता है सब जिन्हें अपना एक आदमी ले आए और काम बन गया। ये है खतरा इसमें। दूसरे में खतरा कम है, खतरा तो दोनों में होता है, लेकिन उसमें खतरा सब जो प्राइवेट बिल, जो पब्लिक बिल है उसमें खतरा कम है, लेकिन जो सरकारी लोकपाल है उसमें खतरा बहुत ज्यादा है। हमको ये सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर ये पावर इतनी हम दे दें और वो आदमी उनकी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर तोबा हो जाएगी। तो इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उनके बिल में और हमारे बिल में सर्च कमेटी पूरी डिफाइंड है। उनके बिल में सर्च कमेटी का शब्द वही बिंदु है, हो या नहीं हो, प्रोसेस उसका क्या हो, ये उन्होंने लिख दिया है। ये सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? जन लोकपाल वाला कि सरकारी बिल?